नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्नातक स्तर की जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो रहा है मिड इन टर्म का, उससे संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो बीए प्रथम सेमेस्टर के इतिहास विषय के थर्ड पेपर का प्रश्न पत्र होना है। तो आइए आज हम लोग उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पिछले जो फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर हुए हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर के जो 2 पेपर हुए हैं, उनमें से मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चनों में से मैक्सिमम प्रश्न मिले हुए हैं। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि सर जल्द से जल्द थर्ड पेपर से संबंधित प्रश्नों को बताइए। तो मैं आज थर्ड पेपर से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं और मैं एक फेसबुक पर अपना नया पेज स्टडी बाय बीरेन सर बनाया हूं। आप लोग अपना स्नेह और सहयोग वहां भी देने का कृपा करें। आइए बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बीए प्रथम सेमेस्टर इतिहास तृतीय प्रश्न पत्र HIS 103 पेपर का जो कोड है वह HIS 103 है और पेपर का नाम है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास है और यह हम लोग 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक है। तो ये आप लोग देख लें। पहला प्रश्न मैं बनाया हूँ क्योंकि पेपर जल्द ही होने वाला, इसलिए मैं बिना देर किए मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ और साथ साथ प्रश्न भी हैं। पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था, जिसका कार्यकाल था 730 से 756 ईस्वी। सेकंड पेपर में यह प्रश्न पूछ चुका है, हो सकता है कि यहाँ पे सन पूछे, तो आप लोग याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसका कार्यकाल 730 से 756 ईस्वी था। और दूसरा प्रश्न है, कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष किस गुर्जर प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो वह था वत्सराज। वत्सराज के समय में, शासनकाल में कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और इस त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ वह किसके शासनकाल में हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार वत्सराज के समय में। और वत्सराज ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। यदि यह पूछे किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया, तो वह था वत्सराज। और वत्सराज को किस राजवंश के शासक ने पराजित किया? तो वह था राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव, जिसने वत्सराज को पराजित किया। और यह पूछे कि वत्सराज का कार्यकाल क्या था? तो 780 से 805 ईस्वी। इन प्रश्नों को आप तैयार करें। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवराह और प्रभास था? प्रश्न एक बार और सुनिए, किस प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवराह और प्रभास था? तो यह था मिहिर भोज। मिहिर भोज का शासनकाल का समय क्या था? तो 836 से 885 ईस्वी। आप इन्हें तैयार करें। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक की सभा में राजशेखर रहते थे? तो जो प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे वे महेंद्रपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासन के सभा में सुशोभित होते थे। और महेंद्रपाल का शासनकाल 885 से 910 ईस्वी था। और तो और महेंद्रपाल की कुछ प्रमुख उपाधियां थीं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किस शासक की उपाधि परम भट्टारक थी, परमेश्वर थी या महाराजाधिराज थी? तो आप लोग तैयार रखिएगा कि जो गुर्जर प्रतिहार शासक था महेंद्रपाल प्रथम, जिसकी सभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर रहते थे,
उसकी उपाधि जो थी वह थी परम भट्टारक का, परमेश्वर का और महाराजाधिराज की। तो आप इसे तैयार करेंगे। और यह पूछे कि राजशेखर की रचना दे देगा, पूछेगा इन रचनाओं के रचनाकार कौन हैं। तो जो राजशेखर के रचनाएं हैं वह है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? राजशेखर की। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो महेंद्र पाल प्रथम के। तो कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, बाल भारत है, बाल रामायण है, भुवन कोश है, हरविलास और विद्यसाल भंजिका। यह जो कृतियां हैं यह राजशेखर की हैं। आप लोग इसे तैयार करें। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन थे? तो राजशेखर। काव्य मीमांसा के राजशेखर, बाल भारत के राजशेखर, बाल रामायण के राजशेखर, भुवन कोश के राजशेखर, हरिविलास के राजशेखर, विद्यसाल भंजिका के राजशेखर। तो आप लोग इसे तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के समय बगदाद निवासी अल मसूदी जो भारत आया था गुजरात में 915-16 ईस्वी में गुजरात प्रांत भारत में आया था, किसके शासनकाल में आया था? किस वंश के अगर पूछेगा तो गुर्जर प्रतिहार। और किस शासक के? तो महिपाल के। और महिपाल का शासनकाल क्या है? तो यह है 912 से 943 ईस्वी तक। और महिपाल को किसने आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है? तो यह राजशेखर ने कहा है महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज। आप लोग इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के किस शासक को 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पराजित किया? तो राज्यपाल को। राज्यपाल जो कि गुर्जर प्रतिहार का एक महत्वपूर्ण शासक था, उसको 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पराजित किया राज्यपाल को। और राज्यपाल का पुत्र का क्या नाम था? त्रिलोचन। और त्रिलोचन जो था वह गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। यदि आपसे यह पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। और अंतिम शासक जो था वह था त्रिलोचन। आइए अगले प्रश्न को देखें। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक जो था वह था चंद्रदेव। और चंद्रदेव का जो शासन पीरियड था वह 1080 से 1085 ईस्वी। और यदि यह पूछे कि गढ़वाल वंश का शासक किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो यह करते थे विंध्याचल के वन क्षेत्र में। विंध्याचल का जो एरिया है, वन क्षेत्र है, उसमें गढ़वाल वंशी शासक शासन करते थे। और यदि यह पूछे कि प्रख्यात कवि श्रीहर्ष किसके दरबार में रहते थे? तो वह थे जयचंद के। और यदि यह पूछे जयचंद किस वंश का शासक था? तो गढ़वाल वंश का शासक था। और जयचंद का कार्यकाल 1170 से 1194 ईस्वी तक था। और जो प्रख्यात कवि श्रीहर्ष थे, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे रचना का नाम देगा, उनके लेखक को पूछेगा, लेखक देगा, रचनाओं का नाम देगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो प्रख्यात कवि श्रीहर्ष किसके दरबार में रहते थे? जयचंद के। जयचंद किस वंश का शासक था? गढ़वाल वंश का शासक था। उसका कार्यकाल 1170 से 1194 ईस्वी। और श्रीहर्ष की रचनाओं के दो प्रमुख रचनाएं हैं, वह है नैषध चरित्र और खंडक खाद्य। नैषध चरित्र किसकी रचना है? श्रीहर्ष की। और खंडन खाद्य किसकी रचना है? तो वह है श्रीहर्ष की। आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नुन्नुक था। और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। चंदेल
वंश के शासकों का शासन क्षेत्र क्या था? बुंदेलखंड था। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाकभुक्ति था। बुंदेलखंड पर कौन राजवंश शासन किया? तो वह चंदेलों ने शासन किया। और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? वह था जेजाकभुक्ति। और इसका संस्थापक कौन था? नुन्नुक था। आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था सीयक या श्रीहर्ष। कहीं कहीं मालवा के परमार का संस्थापक कौन था? तो कहीं कहीं सीयक नाम मिलता है और कहीं कहीं श्रीहर्ष नाम मिलता है। तो इन दोनों में से एक ही रहेंगे और जो रहेंगे ऑप्शन में आप उसे टिक करिएगा यदि यह प्रश्न बनेगा परीक्षा में। अगला प्रश्न है, नौ सहसांक चरित के रचनाकार कौन है? प्रश्न सुनिए, नौ सहसांक चरित के रचनाकार कौन है? तो वह है पद्मगुप्त। और किस शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? तो वह थे भोज, राजा भोज को। और भोज जो थे वह कविराज यानी कि एक विद्वान और कवि थे। उनकी रचनाएं को देख लीजिए, सेकंड पेपर में इनकी एक रचना पूछी गई थी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व किसकी रचना है? तो राजा भोज की। और सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? वह कविराज भोज की। और इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत संग्रह। सिद्धांत संग्रह किसकी रचना है? तो भोज की। और योग सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो भोज की। और राजमार्तंड किसकी रचना है? तो कविराज भोज की। और विद्या विनोद किसकी रचना है? तो भोज की। और युक्ति कल्पतरु किसकी रचना है? ये भी रचना भोज की है। और चारु चर्चा किसकी रचना है? भोज की है। और आदित्य प्रताप सिद्धांत किसकी रचना है? तो यह भी भोज की है। और सेकंड पेपर में यह प्रश्न पूछा था, समरांग सूत्रधार के रचनाकार कौन है? तो भोज हैं। भोज किस वंश के शासक हैं? तो परमार वंश के प्रतापी शासक हैं। आप लोग इसे तैयार कर लें। और इनकी मृत्यु पर विद्वानों ने एक श्लोक कहा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब शासक भोज की मृत्यु हुई तो विद्वानों ने कहा अद्य धरा निराधरा, अद्य धरा निराधरा निरालंबा सरस्वती। यह युक्त किसके मृत्यु पर कही गई? तो विद्वान शासक राजा भोज की मृत्यु पर। इसे आप तैयार करें। अगला प्रश्न है, अहिलवाड़ जो गुजरात क्षेत्र में आता है, अहिलवाड़ गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? या ऐसे पूछेगा चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। और यह पूछे कि किस चालुक्य वंशी शासक को या किस चालुक्य वंशी शासक के समय में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो वह था भीम प्रथम। और भीम प्रथम के शासनकाल पर महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। यहीं से प्रश्न बनता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। आप लोग तैयार करें। या यह पूछेगा महमूद गजनवी जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। तो आप लोग इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, जयसिंह सिद्धराज की क्या उपाधि थी? जो कि वो भी गुजरात के चालुक्य वंशी शासक हैं। जयसिंह सिद्धराज, इनकी उपाधि थी अवंतीनाथ। और मालवा विजय इन्होंने किया था। मालवा पर विजय किसने प्राप्त किया? तो जयसिंह सिद्धराज ने। और जयसिंह सिद्धराज की सभा को किस जैन विद्वान सुशोभित करते थे? तो वह थे जैन आचार्य हेमचंद्र। उनकी सभा को सुशोभित करते थे। और प्रश्न यह पूछे कि मोहम्मद गोरी को किस चालुक्य वंशी शासक ने पराजित किया? तो वह था भीम द्वितीय, जिसने मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में पराजित किया था।
आइए अगले प्रश्न को देखें। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बंगाल में पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल की उपाधि क्या थी? तो उत्तरापथ स्वामी। धर्मपाल की उपाधि क्या थी? उत्तरापथ स्वामी। और धर्मपाल ने बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और इनकी सभा में गुजराती कवि सोड्डल ने इनको उत्तरापथ स्वामी के नाम से संबोधित किया था। तो धर्मपाल की उपाधि उत्तरापथ स्वामी था। और किसने इसको उत्तरापथ स्वामी के नाम से संबोधित किया था? तो वह गुजराती कवि सोड्डल ने किया था। और धर्मपाल को बौद्ध साहित्य में परम सौगात की उपाधि दिया गया है कि परम सौगात किस साहित्य में मिलता है धर्मपाल का नाम? तो बौद्ध साहित्य में। और हरिभद्र ने कहा था। किसने कहा था? हरिभद्र ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह इस समय आधुनिक तक्षशिला यह पड़ेगा पाकिस्तान में। इस समय पाकिस्तान में पड़ेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और प्रश्न यह पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था वह था मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। उसका सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। तो इसको आप तैयार करें। आइए अगले प्रश्न को देखें। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो मध्यकाल में ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी उसका दो प्रमुख नाम था। एक था अग्रहार और दूसरा था ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 ईस्वी में लड़ा गया। और कौन विजयी हुआ? तो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। और द्वितीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो द्वितीय पानीपत का युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया और इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। तो इसे तैयार रखेंगे आप लोग। आइए अगले प्रश्न को देखें। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वह था अलबरूनी। और अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद, जिसका नाम मिलता है तहकीक हिंद। तो इसे तैयार कर लेंगे। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। और महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? तो वह था उतबी। इसे आप तैयार करेंगे। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई किए थे। चंद्रबरदाई किसके दरबारी थे? जो कि सेकंड पेपर में दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो चंद्रबरदाई जो थे वह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं जयानक। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान के अन्य नाम। जैसे पृथ्वीराज चौहान के वीरता के कारण उन्हें कई नाम उपनामों से पुकारा जाता था। और इनका मूल नाम जो पृथ्वीराज चौहान का था वह था पृथ्वीराज तृतीय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनकी एक उपाधि थी राय पिथौरा। राय पिथौरा किस शासक को माना जाता था, कहा जाता था? तो वह पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता था। और तराइन के दो युद्ध जो मैं जिक्र कर चुका हूँ वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है राय पिथौरा। राय पिथौरा तो इन्हीं की उपाधि थी। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण कब किया? तो 712 ईस्वी में यह सिंध पर आक्रमण किया था। यह प्रथम अरबी आक्रमणकारी था जो कि 712 में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा
तो आप तैयार कर लें। और यह पूछे कि उस समय सिंध पर शासक कौन था जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तो उस समय वहाँ का शासक हिंदू राजा दाहिर था। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार हैं। शाहनामा के लेखक कौन हैं? फिरदौसी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदू विवाह 8 प्रकार के होते हैं। और हिंदू में वैदिक काल में कितने आश्रम थे? तो आश्रम 4 थे। मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर 4 भागों में बांटा गया था आश्रम को, जिसमें पहला आश्रम था 25 वर्ष, जिसे गृहस्थ आश्रम, पहला 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, तीसरा 25 वर्ष वानप्रस्थ और चौथा 25 वर्ष का जो काल था वह संन्यास आश्रम था। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और यदि यह पूछे कि किस आश्रम को पूरी व्यवस्था का ऋण कहा जाता है, तो वह है गृहस्थ आश्रम। और यहीं पे ऋण 5 ऋण होते थे। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कर राजा को उपहार स्वरूप मिलता था? तो उस प्रकार के कर को बलि कहते थे। बलि, जो राजा को उनके प्रजा द्वारा, उनके सामंतों द्वारा जो उपहार दिया जाता था वह बलि कहलाता था, उपहार स्वरूप मिलता था। आप इसे तैयार करें। अगला है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यज्ञ सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? यज्ञ सिद्धांत से कौन 4 राजपूतों की उत्पत्तियां हुई? तो यज्ञ सिद्धांत से 4 जो उत्पत्तियां हुई उनमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यह चंद्रबरदाई द्वारा बताया गया है कि जब राक्षसों से प्रताड़ित होकर ऋषि विश्वामित्र ने राजस्थान के आबू पर्वत पर जाकर यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है कि किसने राजपूतों को विदेशी माना है, विदेशी मूल के माना है? तो कर्नल टाड ने माना है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के अन्य नाम हैं? तो मोहम्मद गोरी को मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो मित्रों, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें। इसमें से आपको परीक्षा में मैक्सिमम प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से मिला है। और आप लोग अपना स्नेह और सहयोग देते रहें। चैनल को लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।